नमस्कार बच्चों, मैं मुकेश एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल अभी साइंस वर्ल्ड में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, जिसमें अब तक हमने पढ़ लिया है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि संयोजन हमने पढ़ ली, वियोजन अभिक्रिया हम पढ़ चुके हैं, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया पढ़ चुके हैं। आज पढ़ते हैं ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया। तो ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया में हम जानेंगे कि ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया क्या होती है। तो इसकी एक परिभाषा लिख सकते हैं हम, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। ठीक है, तो लिखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, हमें पढ़ा था ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया में पढ़ा था, जिसमें कि ऊष्मा निकल रही थी। लेकिन इस प्रकार की अभिक्रिया को होने के लिए ऊष्मा चाहिए, मतलब आपको अपने पास से जो ऊष्मा है उसको देना पड़ेगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया हमने पढ़ी थी, जी हाँ, वियोजन अभिक्रिया में। वियोजन अभिक्रिया में हमने जाना था कि जिस प्रकार से हम 3 प्रकार से ऊष्माएं दे सकते हैं, वो भी हमने जान लिया था। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया के बारे में, ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया के बारे में। चलिए इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है। इसको क्या देनी पड़ती है, अपनी तरफ से क्या देनी पड़ती है, ऊष्मा देनी पड़ती है। ऊष्मा देते हैं तो किसका निशान लगाते हैं यहाँ पर, डेल्टा। इस सिंबल को याद रखिएगा, इसे कहते हैं डेल्टा। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया, कैल्शियम कार्बोनेट लिया। कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में हमने इसे तोड़ दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में और जानेंगे। तो अब तक हमने अच्छे से देख लिया है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपीय और ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अब बात करने वाले हैं और कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। और सबसे पहले हम बात करेंगे विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। तो विस्थापन नाम से स्पष्ट हो रहा है, विस्थापित होना, किसी चीज़ का विस्थापित होना ही विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं छोटी सी। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व, क्या अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को जो यौगिक होता है, जो हमारे पास क्या होता है, परमाणु होता है, उससे क्या कर देते हैं, अलग कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। तो क्या लिखेंगे, जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, क्या कर देता है, तत्व को विस्थापित कर देता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया
कहलाती हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया की आसान सी परिभाषा, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही हो जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दे, तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो अब ये अधिक क्रियाशील तत्व क्या होता है, कम क्रियाशील तत्व क्या होता है, यह भी बहुत अधिक जानने की बात रहती है। तो जो कुछ तत्व होते हैं उनकी क्रियाशीलता क्या होती है, अधिक होती है, कुछ की कम होती है। तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक देने वाला हूँ जिससे अब आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ने का। तो एक शॉर्ट ट्रिक का है, काना काना का मजा कामजा, कान्हा का मजा आला जब, कान्हा का मजा आला जब, कान्हा को मज़ा आया मतलब कान्हा का मज़ा आला जब फिर प्रभु है, जब फिर प्रभु है। कान्हा का मज़ा आला जब फिर प्रभु है मतलब कृष्णा को मज़ा आ गया जब वो प्रभु बनते हैं। ठीक है, तो इतना याद रखना है आपको। अब देखिए इसके बाद आपको कुछ और ऐड करना है। कचपा कचपा मतलब वो आपको अलग से रखना है, क चुप्पा, ये छोड़ दी, इसे ज़्यादा महत्व नहीं देना है। कान्हा का मज़ा आला जब फिर प्रभु है। इस शॉर्ट ट्रिक के देखिए, का से लेंगे के, का से के, ना एन ए, के एन ए, का फिर क्या आ गया, का सी एम जी, मज़ा एम जी, आला ए एल, आला ए एल, जब जड़न, जब क्या हो गया, जड़न हो गया। उसके बाद देखिए फिर फी प्रभु, बीबी और है एच, सी से सी यू। कान्हा का मज़ा आला जब प्रभु है, का के, ना का एन ए, का सी ए, मज़ा का एम जी, आला का ए एल, जब का जड़न, एफ ई का फिर, प्रभु का पी बी, है का एच, सी यू का। अब हम क्या कहेंगे, जो के है वो हमारा क्या है, सबसे अधिक क्रियाशील है। तो अधिक से कम की तरफ क्या है, कम की। तो क्रियाशीलता क्रम देख सकते हैं यहाँ पे, अधिक से कम की तरफ जो क्रियाशीलता का क्रम है वो यहाँ पर जा रहा है। एक बार फिर से इसे पढ़ते हैं और जान लेते हैं कि अच्छे से अभिक्रियाशीलता का क्रम। कान्हा का मज़ा आला जब फिर प्रभु है, के एन ए सी ए एम जी ए एल एच जेड एन एफ ई पी बी एच सी यू। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, के सबसे अधिक क्रियाशील है और सी यू है वो सबसे कम क्रियाशील है। तो यहाँ पर के क्या करेगा, सी यू को विस्थापित कर देगा। अगर के पहले आता है और सी यू भी साथ में आता है तो के सी यू को विस्थापित करेगा। ए एल और जड़न आता है तो ए एल और जड़न को विस्थापित करेगा ही करेगा। तो चलिए इसके लिए एक अभिक्रिया देख लेते हैं, ये रख देते हैं, आपको आसानी होगी, और इसको साफ कर देते हैं। तो इसके लिए एक अभिक्रिया देख लेते हैं। कॉपर सल्फेट जब किससे अभिक्रिया करेगा, आयरन से। जब किससे अभिक्रिया करेगा तो आयरन से, आयरन सल्फेट बनेगा और यहाँ से जो कॉपर है उसको क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए सी यू कहाँ है, यहाँ पे है, एफ ई कहाँ है, ये रहा। तो एफ ई क्या है, अधिक क्रियाशील है किससे, सी यू से। तो सी यू से अधिक क्रियाशील होने के कारण एफ ई ने क्या किया, सी यू को विस्थापित कर लिया। हमारे पास क्या था, सी यू एस ओ फोर था, लेकिन सी यू एस ओ फोर ने क्या किया, जैसे अब क्रिया करवाई तो एफ ई के साथ। इसका हमने पहले भी एक लेक्चर में पढ़ चुके हैं जहाँ पर हमने क्या देखा, रंग में परिवर्तन देखा था। सी यू एस ओ फोर का रंग कैसा होता है, नीला, और जब हम इसमें लोहे की कील डालते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं अच्छे से, इसको और अच्छे से जानने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या यह अभिक्रिया संतुलित है, तो जी हाँ अभिक्रिया बिल्कुल अच्छे से संतुलित है। तो इसको एक शॉर्ट ट्रिक में समझने की कोशिश और कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर ए और बी है और साथ में सी है। क्या है, ए और बी है, साथ में क्या, सी। तो जो सी है वो बी ए से क्या है, अधिक क्रियाशील है। क्या है, अधिक क्रियाशील। अधिक क्रियाशील होने के कारण क्या करेगा, ये इसको यहाँ से आएगा, इसके साथ लड़ाई करेगा, इसको निकाल देगा और प्रोडक्ट क्या बना देगा, बी सी प्लस
ए, क्या बना जाएगा BC+A को बाहर निकाल दिया, C ने B के साथ ऐड हो गया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देते हैं तो क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अच्छे समझ आ गई होगी विस्थापन अभिक्रिया, इसमें कोई भी डाउट अब नहीं रहना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मैंने आपको ट्रिक समझाई है वो अच्छे से याद कर लेना, यहाँ पर आपको अत्यधिक काम आने वाली है जब भी आपके विस्थापन अभिक्रिया की बात की जाएगी। अब चलते हैं हम द्विविस्थापन अभिक्रिया पर। द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, कैसे काम करती है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया के लिए हम एक छोटी सी परिभाषा लिख लेते हैं। इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, जब क्या होता है, यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो लिख लेते हैं इसकी परिभाषा, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक के किसका, आयनों का आदान प्रदान हो, आयनों का आदान प्रदान होता है। तो आदान प्रदान होता है, मतलब अब हम इसकी शॉर्ट सी परिभाषा याद करने की कोशिश करेंगे। वह अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसको एक नॉर्मल से उदाहरण द्वारा समझते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर जो B है वो किसको विस्थापित करेगा, D को, और D किसको विस्थापित कर देगा, B को। मतलब एक दूसरे के साथ क्या कर लेंगे, आदान प्रदान का कार्य कर लेंगे। तो इसके क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, A के साथ क्या जाएगा D, AD, और B के साथ क्या जाएगा BC। तो यहाँ पे देखिए क्या वो आयनों का यहाँ पर क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। एक के साथ B था तो उसने D को विस्थापित किया, मतलब उसके D का स्थान लिया, D ने किसका स्थान लिया, B का स्थान लिया। तो दोनों तरफ क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, 2 बार विस्थापन। देखिए नाम से स्पष्ट ना, द्विविस्थापन, 2 बार विस्थापन, मतलब 2 चीज़ों का, 2 तत्वों का विस्थापन होना ही क्या कहलाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। इसके लिए एक अभिक्रिया लिख लेते हैं अभी, HCl जब अभिक्रिया करते हैं किससे, NaOH से। तो यहाँ पर देखिए जो ये Cl है वो किसको विस्थापित करेगा, OH को। OH को यहाँ से निकालेगा, OH किसको निकालने करेगा, और एक दूसरे का यहाँ पर स्थान है वो ले लेंगे। तो हाइड्रोजन के साथ क्या जाएगा, OH। HOH लिखें, क्या HOH लिखें इसे, नहीं, ये हाइड्रोजन कितने हो गए, 2। तो इसे क्या लिखें, अगर HOH लिखते हैं आप तो ये क्या होगा, गलत होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। क्या बना, H2O। क्या होता है H2O, पानी, और उसके साथ क्या बन गया, Na और Cl, सोडियम क्लोराइड। क्या होता है सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक। किसका सूत्र होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl, जो हम नमक खाते हैं उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl। याद रहना चाहिए आपको, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र लिखिए, तो क्या लिखेंगे, NaCl। तो मुझे लगता है आपको यह अभिक्रिया भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। द्विविस्थापन अभिक्रिया नाम से स्पष्ट हो रहा है, 2 बार विस्थापन। इसीलिए आपको पहले क्या पढ़ाया मैंने, विस्थापन पढ़ाया। जब विस्थापन 2 बार हो, द्वि हो, तो क्या होगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिकों का आदान प्रदान होता है। 2 बार विस्थापन होता है, ये आप याद रख सकते हैं। इसमें भी बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो चलिए यहाँ तक आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन दूर हो चुका है आपका। बात करते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं थोड़े। तब हम बात करेंगे, इसी के अंदर एक अभिक्रिया आती है, द्विविस्थापन के अंदर ही एक अभिक्रिया आती है, अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया या अवक्षेप अभिक्रिया। अवक्षेपण
यह अभिक्रिया द्विविस्थापन के अंदर ही है। द्विविस्थापन ऐसा नहीं है कि द्विविस्थापन अलग है और अवक्षेपण अभिक्रिया अलग है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया की परिभाषा लिख लेते हैं अपने। अवक्षेपण अभिक्रिया वह होती है जो जल में अविलय होता है, मतलब जो भी पदार्थ बनाएगी, जो भी नया तत्व या यौगिक का निर्माण करेगी, वो क्या होगा, जल में अविलय होगा और उसे छानकर अलग भी किया जा सकेगा। तो अब हम लिखेंगे इसकी परिभाषा। अवक्षेप बनने की प्रक्रिया, अवक्षेप बनने की प्रक्रिया को, बनने की जो प्रक्रिया होती है, जो क्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेप बनने की अभिक्रिया को ही अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है। तो अब बात आती है अवक्षेप क्या होता है। तो अवक्षेप क्या होता है। तो अवक्षेप वह होता है जो जल में क्या हो, अविलय हो, जल में जिसे घोला नहीं जा सकता हो, जल में अविलय। अगर इसे जल में घोल दिया तो क्या करेगा, इसे छलनी की सहायता से छाना जा सकता है, छलनी की सहायता से छान सकते हैं। तो अवक्षेपण अभिक्रिया में हम क्या पढ़ रहे हैं, अवक्षेप। कोई भी अवक्षेप अगर हमारे पास, तो वह क्या बन रहा है, उस बनने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेप क्या होता है, जल में अविलय होता है, छलनी की सहायता से इसे हम छान सकते हैं। तो इसकी एक रासायनिक अभिक्रिया लिख लेते हैं। सोडियम सल्फेट ले लेते हैं हम। क्या लिया हमने, सोडियम सल्फेट। इसकी अभिक्रिया हमने किससे करा दी, बेरियम क्लोराइड से करवा देते हैं। किससे करवा देते हैं, बेरियम क्लोराइड से। अब देखिए सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया हमने किससे कराई, बेरियम क्लोराइड से। तो क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा, यहाँ पर बेरियम सल्फेट बन जाएगा। और बेरियम सल्फेट के साथ किसका निर्माण हो जाएगा, NaCl का जो निर्माण है वो हो जाएगा। तो हमने क्या लिया, सोडियम सल्फेट लिया, उसके साथ बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया कराई। तो क्या बना, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। क्या बना, सोडियम क्लोराइड। तो क्या ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है, जी नहीं, बिल्कुल भी यह संतुलित नहीं है। तो चलिए एक बार फिर से थोड़ा सा पुराना रिवीजन है वो कर लेते हैं और इसे संतुलित करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है, नहीं है, ऑक्सीजन है, नहीं है, तो क्या ले लेते हैं, Na कितना है, 2, यहाँ पे कितना है, 1। क्या करेंगे, 2 के साथ गुणा कर देंगे। जैसे ही 2 के साथ गुणा किया, किस में परिवर्तन हुआ, क्लोरीन में, Cl में। Cl में परिवर्तन होता है। यहाँ पे देखिए Cl कितने हो गए, 2, और यहाँ पे Cl कितनी है, पहले से ही 2 है। मतलब क्या हुआ, Na भी क्लियर है, Cl भी क्लियर है, SO4 कितना है, 1, यहाँ पे कितना है, 1, Ba कितना है, 1, यहाँ पे कितना है, 1। मतलब यह हमारी रासायनिक अभिक्रिया सिर्फ 2 लगाने से ही संतुलित हो गई। तो आप जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे उसे संतुलित करके ही छोड़ेंगे, बिना संतुलित के आप रासायनिक अभिक्रिया को नहीं छोड़ेंगे। उसे संतुलित करना अत्यधिक आवश्यक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे देखिए, अब मैंने क्या कहा था, जो अवक्षेप अभिक्रिया है वो क्या होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। क्या होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का ही एक प्रकार होती है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया ये कैसे, देखें यहाँ पर क्या है, कितने हमारे पास 4 प्रकार के हमारे पास यहाँ पे क्या है, परमाणु हैं। तो ये देखिए कि यहाँ पे Na है, SO4 ने क्या किया, Cl को विस्थापित किया, और Cl ने क्या किया, SO4 को। यहाँ पर Cl ने SO4 ने Cl को किया, Cl ने SO4 को किया। तो दोनों एक दूसरे को विस्थापित करते हैं और क्या बना देते हैं, यहाँ पर बेरियम सल्फेट और NaCl, सोडियम क्लोराइड का निर्माण है वो यहाँ पर हो जाता है। तो द्विविस्थापन यहाँ पर हो गया है। तो मुझे लगता है आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंदर अवक्षेपण अभिक्रिया भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे की अभिक्रियाओं के बारे में भी पढ़ सकते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो भी ले सकते हैं और लिखना चाहें तो भी इसे आप लिख सकते हैं। लिखना बहुत आवश्यक है, हर चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए, जो बता रहा हूँ बहुत अत्यधिक रहेगी, महत्वपूर्ण आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं एक और नई अभिक्रिया के बारे में। अब हम 2 अभिक्रियाओं को एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो हम उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को पढ़ेंगे यहाँ पर।
उपचयन और अपचयन। तो इसको अलग अलग ना पढ़ा करके एक साथ पढ़ाने का भी एक महत्वपूर्ण कारण है, वो आपको जैसे जैसे हम आगे करते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा कि मैंने इसे अलग अलग ना पढ़ा करके एक साथ ही क्यों बताया है, एक साथ ही क्यों पढ़ाया है आपको। तो देखिए उपचयन और अपचयन। उपचयन होता है, उसका दूसरा नाम भी होता है, उसे कहते हैं ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। उसे बुलाते हैं ऑक्सीकरण के नाम से। तो यहाँ पर देखिए अब इसको एक साथ समझने की कोशिश हम वो करेंगे। अब इसमें अब ऑक्सीकरण है तो क्या होगा? ऑक्सीजन लेना है आपको। ऑक्सीकरण है तो क्या लेना है? ऑक्सीजन को लेना है सबसे पहले। तो अब देखिए ऑक्सीजन में क्या होती है? इसमें वृद्धि होती है। तो ऑक्सीजन में वृद्धि क्या होता है? ऑक्सीजन में वृद्धि होती है, मतलब ऑक्सीजन जुड़ती चली जाती है, ऑक्सीजन लगातार बढ़ती रहती है। क्या होता है? वृद्धि होती है या संयोग होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है। संयोजन में क्या पढ़ा था? योग होना, जुड़ना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का जुड़ना क्या हो गया? ऑक्सीजन का संयोग हो गया। यह भी लिख सकते हैं ऑक्सीजन का जुड़ना। ठीक है, जब ऑक्सीजन जुड़ेगी तो क्या होगा? हाइड्रोजन में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। हाइड्रोजन में क्या हो जाएगी? कमी। तो हाइड्रोजन में कमी, इसको हम रासायनिक अभिक्रिया की सहायता से समझेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना देख लेते हैं कि इसमें हो क्या हो गया? हाइड्रोजन में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। जो ऋण तत्व है वो क्या हो जाए? बढ़ जाएंगे। ऋण तत्वों में क्या होगी? वृद्धि होती है। ऋण तत्वों में वृद्धि होती है। और क्या होता है? जब ऋण तत्वों में वृद्धि होगी तो जो धन तत्व है उनमें क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो धन तत्वों में कमी होती है। क्या होता है? ऋण तत्वों में वृद्धि और धन तत्वों में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और क्या इसके साथ साथ ये इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? त्याग करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे, सीधी सी बात है कि जब इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे तभी तो ऋण आयन बनेगा वो, नहीं तो वो क्या है? उदासीन है। उसे धनायन या ऋणायन बनने के लिए क्या करना है? या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा या फिर इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो ही वो क्या बनेगा? धनायन बनेगा। अगर आपके पास पैसे है तभी तो आप किसी दूसरे को दे पाओगे, समझ रहे हो? जब आपके पास पैसे हैं तो आप दूसरे को देगो तो आप क्या हो जाएगा? धनवान है तो दे रहे हो। अगर आपके पास पैसे नहीं और आप दूसरे से पैसे ले रहे हो तो मतलब कि आपके पास धन नहीं है, ऋण है, तो ऋणायन है। ठीक है, इसी तरह से आप इसे समझ सकते हैं। अभी इसका उल्टा है, जो ये अंतर बताया इसलिए क्या कि आसानी से समझ में आए। इसका उल्टा करना है यहाँ पे आपको, और कुछ भी नहीं करना है। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है तो ऑक्सीजन में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। हाइड्रोजन में क्या हो रही है? कमी हो रही है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन में वृद्धि हो जाएगी। ऋण तत्वों की वृद्धि हो रही है तो यहाँ पर ऋण तत्वों की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। यहाँ पे धन तत्वों में कमी हो रही है तो यहाँ पे धन तत्वों में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं तो यह क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं वो क्या होते हैं? ऋणायन होते हैं। क्या होते हैं? ऋण आयन होते हैं। तो अब देख लिया हमने कि क्या होता है उपचयन और क्या होता है अपचयन। तो इसकी एक परिभाषा भी लिख सकते हैं आप। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का वियोग होता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, उपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन के लिए हम परिभाषा लिख सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है और ऑक्सीजन का ह्रास होता है। हाइड्रोजन का योग होगा और ऑक्सीजन का ह्रास किस में होगा? अपचयन में होगा। अपचयन में हाइड्रोजन का योग होगा, ऑक्सीजन का ह्रास होगा। उपचयन में ऑक्सीजन का योग होगा, हाइड्रोजन का ह्रास होगा। ये रासायनिक जो समीकरण है इसके लिए आप परिभाषा को भी याद रख सकते हैं। चलिए एक छोटी छोटी परिभाषाओं के साथ हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। Cu क्या लिया हमने? कॉपर लिया। कॉपर के साथ किसकी अभिक्रिया करवाई? ऑक्सीजन की। कॉपर को क्या किया हमने? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दिया तो क्या बना?
कॉपर ऑक्साइड, क्या बना हमें, कॉपर ऑक्साइड प्राप्त हुआ। तो क्या रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है, तो नहीं है, तो इसे भी क्या कर देते हैं, संतुलित कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, इसको टेम्परेचर दिया, जलाएंगे तो टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो ये क्या हो रहा है, एक संयोजन अभिक्रिया भी हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 या 2 से अधिक प्रकार के तत्व या परमाणु मिलकर एकल परमाणु का निर्माण कर रहे हैं, यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। संयोजन अभिक्रिया भी हो रही है, लेकिन वो संयोजन अभिक्रिया में से आप लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, अब बात करते हैं हम इसके हिसाब से उपचयन कैसे हुआ। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन का कॉपर के साथ क्या हुआ, योग हुआ, ऑक्सीजन में वृद्धि हुई। जब ऑक्सीजन में वृद्धि होती है तो क्या होता है, उपचयन होता है। अभी उल्टा कर दो इसका, जो क्या है CuSO4 है, उसको क्या किया हमने, हाइड्रोजन गैस के साथ ताप दिया, टेम्परेचर दिया, तो क्या हो जाएगा, कॉपर। और वह अब देखिए क्या हुआ, जो हमारे पास कॉपर ऑक्साइड था उसको हमने पानी के साथ क्या किया, उसको गर्म किया। तो क्या किया हुआ, जैसे गर्म किया तो जो ऑक्सीजन है उसका क्या हो गया, ह्रास हो गया। ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, यहाँ पर ह्रास हो जाता है, और हाइड्रोजन का क्या हो जाता है, योग हो जाता है। तो जैसे ही ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या हो गई, अपचयन रासायनिक अभिक्रिया हो गई। तो अब मुझे लगता है आपको अच्छी समझ आ गया होगा उपचयन रासायनिक अभिक्रिया और अपचयन रासायनिक अभिक्रिया। इसकी आप परिभाषा भी लिख लीजिए और अच्छे से इसको अध्ययन कीजिए। इसके जो अब मैं बताता हूँ आपको, एक साथ पढ़ने का कारण एक तो यह था कि आपको आसानी से समझाया जा सके, और इसका एक बड़ा कारण यह था कि ज़्यादातर परीक्षा में यही पूछा जाता है कि उपचयन व अपचयन रासायनिक अभिक्रिया में अंतर लिखिए। जब आपको अंतर अच्छे से आते होंगे, पढ़े होंगे, तो आप बिल्कुल अच्छे से वहाँ पर इसी प्रकार के इतने अंतर लिख दीजिए, बहुत ऐसी ज़्यादा आपको याद करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं रेडॉक्स। कौन सी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसे क्या कहते हैं, अपोपचय अभिक्रिया भी कहते हैं। तो कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, अपोपचय अभिक्रिया भी कहते हैं। तो अब देखो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। तो कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिसमें अपचयन व उपचयन दोनों क्या हो, एक साथ हो रहे हो। तो उस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रेडॉक्स या अपोपचय अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा भी लिख लो, अपचयन व इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन व उपचयन दोनों साथ साथ होते हैं। क्या होते हैं, साथ साथ होते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे हमने लिया आयन, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा दी, कॉपर सल्फेट के साथ इसकी अभिक्रिया करवाई। तो क्या बना, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। क्या बना, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। तो यहाँ पे देखिए जो Fe था उसने क्या किया, Cu के स्थान पे आया, तो उसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। लेकिन यहाँ पर जो कॉपर था, ये इसके साथ ऑक्सीजन है ना, तो इससे क्या हो गई, ऑक्सीजन निकल गई। तो जब भी ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो क्या होता है, अपचयन हो गया। क्या हो गया, इसका अपचयन हो गया। इसका उपचयन हुआ, किसका उपचयन हुआ, यहाँ पर आप बता भी सकते हैं कि किसका उपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर Fe का क्या हो गया, उपचयन हो गया, और कॉपर से ऑक्सीजन निकल गई, तो यहाँ पे क्या हो गया, अपचयन हो गया। तो मुझे लगता है आपको रेडॉक्स अभिक्रिया में और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसको पढ़ने के बाद रेडॉक्स या अपचय अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो रहा हो, अपचयन व उपचयन दोनों एक साथ होते हैं। उदाहरण के लिए आप मैं परिभाषा को लिख सकती हो, इसको जो समीकरण है इसको भी आप लिख सकते हो। तो आप इसे जल्दी से बनाना चाहे तो बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो भी आप ले सकते हैं। फिर बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, हमारी अगली अभिक्रिया की तरफ।
तो रेडॉक्स रिएक्शन जिन पदार्थों का अपचयन व उपचयन होता है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। अब बात हम करेंगे ऑक्सीकारक की, ऑक्सीकारक की। तो ऑक्सीकारक क्या होते हैं, जब रेडॉक्स अभिक्रिया हो रही हो उसमें जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक। जिसका क्या हो रहा हो, अपचयन हो रहा हो, जिसका अभी अपचयन होगा उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रही है, ग्रहण करती है, क्या करती है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है, क्या करती है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है और पदार्थों को ऑक्सीकरण करने में सहायता करती है। तो इसे भी आसानी से आप याद रख सकते हैं। ऑक्सीकारक क्या होते हैं, जिस भी पदार्थ का अपचयन हुआ है वो क्या होता है, ऑक्सीकारक होते हैं। तो जो कुछ टॉपिक बचे हैं आपके वो बहुत ही आसान से, बिल्कुल आसान से जो टॉपिक्स हैं वो अब आपके बचे हुए रह गए हैं। तो जो हम बिल्कुल ही आपको वैसे ही समझा देंगे, उसके लिए ज़्यादा आपको लिखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो इसमें आपका एक है संक्षारण और दूसरा क्या है, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, तो विकृत गंधिता क्या होती है और जो आपका क्या है संक्षारण क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये भी पूछा जाता है लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। संक्षारण, तो संक्षारण वह होता है जब किसी भी चीज़ पर, किसी भी पदार्थ पर, किसी भी द्रव्य पर, मतलब किसी भी पदार्थ पर क्या हो, जंग लग जाए या उसे क्या कर दिया जाए, अपघटित करने की कोशिश की जाए तो उसे क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। तो इसके लिए हम परिभाषा भी लिख सकते हैं कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, लिख लीजिए, लिखने की आवश्यकता नहीं है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आते हैं, अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आते हैं, किसके, अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आते हैं, तो संपर्क में आने पर उनमें क्या हो जाता है, उनमें संक्षारण हो जाता है। क्या हो जाता है, संक्षारण हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा लोहे पर क्या लग जाता है, लोहे पर जंग लग जाता है तो उसमें क्या हो रहा है, संक्षारण होता है। उसी क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। तो अब बात कर लेते हैं विकृत गंधिता की। विकृत गंधिता क्या होती है, आपने चिप्स खाई होगी, कुरकुरे खाए होंगे, तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर चिप्स है वो बहुत कम होती है लेकिन उसके अंदर एक हवा होती है। क्या होती है, एक हवा। वह कोई साधारण गैस नहीं होती है, वह होती है आपकी नाइट्रोजन गैस। वह क्या होती है, वह होती है हमारी नाइट्रोजन गैस। तो उपयुक्त जब तेलीय पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, उनको क्या करते हैं, लंबे समय तक स्टोर करके रखना होता है, तो उससे जो काम मिली जाती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। तो उसमें से जो ऑक्सीजन गैस होती है उसको निकाल दिया जाता है और वहाँ पर जो नाइट्रोजन गैस है उसको डाल दिया जाता है, तो इसी क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। जब खाद्य तेलीय पदार्थ को लंबे समय तक स्टोर रखना हो तो जब जो प्रक्रिया का उपयोग करते हैं उसे ही क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। तो बस ये हमारा चैप्टर है वो यहीं पर पूरा हो जाता है। फर्स्ट चैप्टर हमने पूरा कर लिया है। इससे आगे वाले वीडियो में हम जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व करेंगे, पूरे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आपने ये चैप्टर है वो अच्छे से पढ़ लिया है। मुझे उम्मीद है आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब जैसे इसका आपको क्या करना है, रिपीट करना है इसको 1-2 बार और आपको अच्छे से बिल्कुल तैयार हो जाएगा आपका ये चैप्टर। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, उसमें हम करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय साथियों, टेक केयर।